नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत को आज़ादी कैसे मिली। आप सभी जानते हैं कि आज हमारा 78वां स्वतंत्रता दिवस है, तो आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन स्वतंत्रता दिवस आज हम लोग काफ़ी अच्छे से धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन यह आज़ादी हमें काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद, बलिदान और इसके अलावा काफ़ी लड़ाइयों को लड़ने के बाद मिली है। तो ज़रूरी है कि हम उन प्रमुख लड़ाइयों को समझें, जिनको लड़ करके हम लोग 1947 में स्वतंत्रता तक पहुँचे थे। तो इसी क्रम में सभी चीज़ों को अच्छे से जाना समझा जाएगा, अच्छे से हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन ज़रूरी है पहले हम लोग एक न्यूज़ समझ लें। दरअसल संस्कृति आईएएस ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप लोगों के लिए खास ऑफर प्रस्तुत किया है, जिसमें आपको सभी यूपीएससी और पीसीएस कोर्सेज पर 75% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये जो ऑफर है, यह ऑफर 10 से 17 अगस्त तक के लिए वैलिड है। तो इसमें आपके लिए जो कोर्सेज शामिल है, उनकी लिस्ट भी आपके सामने है। तो आप लोग अपनी तैयारी को अच्छा करने के लिए कोई भी कोर्स ले सकते हैं। वहीं अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग 9555 124 124 पर कॉल कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी चीज़ों को समझना जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले सिपाही विद्रोह को समझते हैं हम लोग। सिपाही विद्रोह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम और अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना, क्योंकि इस घटना के बाद हम लोग देखते हैं कि बड़े-बड़े जो विरोध हैं, प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। हालाँकि जब से अंग्रेज़ भारत में आए हैं, उसके बाद छुट-पुट छोटे-छोटे विद्रोह तो हुए, लेकिन अंग्रेज़ों ने उन्हें बहुत ही सरलता से दबा दिया। अब बहुत ही सरलता से दबा दिया, लेकिन यहाँ पर थोड़ी दिक्कतें हुई। सबसे बड़ी चुनौती यह जो रिवॉल्ट था 1857 का, वही बना था। तो सबसे पहले सिपाही विद्रोह 1857 को समझते हैं। 1857 का प्रथम स्वतंत्र संग्राम भी इसको कहा जाता है। इस दौरान तत्कालिक कारण जो बना था, वह बने थे चर्बी वाले कारतूस। दरअसल सैनिकों के लिए एक एनफील्ड राइफल, नई एनफील्ड राइफल लाई गई थी, जिसमें कारतूसों को लगाने से पहले उन्हें दांतों से छीलना पड़ता था। तो ये खबर फैल गई सब जगह कि अंग्रेजों ने यह जो कारतूस है, इन कारतूसों के अंदर जानवरों की चर्बी लगवाई है। खासतौर पर यह माना जा रहा था कि सुअर और गाय की चर्बी लगाई गई है, जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम दोनों ही लोगों का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये तत्कालीन कारण बना और सभी सिपाहियों ने मना कर दिया कि हम इन कारतूसों को और चलाएंगे नहीं, इस एनफील्ड राइफल को नहीं चलाएंगे। ये इन्होंने साफ-साफ मना कर दिया। हालाँकि ये तत्कालीन कारण था, जिसकी वजह से विद्रोह फट गया, लेकिन उससे पहले भी अनेक कारण ऐसे थे, जो समस्याएँ थी, बने हुए थे लोगों को चिंताएँ थी, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही थी। जैसे कि रियासतों का विलय हुआ। बहुत सारे लोग लंबे समय से रजवाड़ों के अधीन ही रह रहे थे। राजा-महाराजा के परिवारों में उनकी आस्था थी। अब क्या हुआ कि वह उनके अधीन ही रहना चाहते थे, लेकिन हमने सभी चीज़ें अपने कंट्रोल में रह ली और लेने के बाद में राजाओं को, महाराजाओं को निष्कासित कर दिया या उनकी हत्या कर दी, इस प्रकार से चीज़ें हुई। तो लोगों के मन में गुस्सा था उसके लिए। तो रियासतों का विलय आपने इस प्रकार से करा। अत्यधिक कराधान, आपने बहुत ज़्यादा टैक्सेशन लागू किया, जिसकी वजह से चीज़ें गड़बड़ा रही थी। आप भारत के अंदर आकर के लोगों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट भी करा रहे थे, लोग नहीं होना चाहते थे कन्वर्ट, पर आपने कार्य किया तो लोगों का गुस्सा इसके लिए भी था। वहीं आप भारतीय लोगों पर पश्चिमी संस्कृति थोप रहे थे। ये कुछ उस समय के अन्य कारण थे, जिन सबों ने मिल-जुल करके फिर 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। हालाँकि कड़ी काफ़ी ज़्यादा है, लंबी चीज़ें हैं, बहुत अधिक व्यापक हैं। ज़रूरी है थोड़ा-थोड़ा शॉर्ट में समझेंगे अपनी इस आज़ादी की लड़ाई की कहानी को, क्योंकि अगर बड़ा-बड़ा समझेंगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत लंबी हो जाएँगी, ठीक है? तो पश्चिमी संस्कृत थोपा, तो यह सभी चीज़ें अन्य कारणों के रूप में भूमिका निभाई, तो यह सारे कारण बने, इन कारणों की वजह से हुआ 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह को पूरी तरह से नहीं समझेंगे, उसकी अपनी लंबी कहानी है, लेकिन सभी चीज़ें हुई। अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह खड़ा हुआ। हालाँकि क्षेत्रीय नेता इसमें खास तौर पर मुख्य भूमिका निभा रहे थे, जिनके अपने-अपने हित थे, अपने इंटरेस्ट अलग थे। किसी का भी मामला ये नहीं था कि अंग्रेज़ों को भगा दिया जाए, पूरे देश को आज़ाद कराना है, सबका अपना-अपना मामला था। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि भारत में अलग-अलग क्षेत्रों में विद्रोह हुआ था, अलग-अलग समय पर हुआ था, विद्रोह अलग-अलग समय अलग-अलग जगह पहुँचा। हालाँकि विद्रोह को बाद में अंग्रेज़ों के द्वारा दबा दिया गया। कहते हैं कि असफल हो गया, विफल हो गया, लेकिन 1857 के विद्रोह को पूरी तरह से विफल नहीं माना जाता, क्योंकि इस विद्रोह से भारत के लोगों ने सीख ले ली कि हाँ, अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई जा सकती है, अगर आप तरीके से काम करेंगे तो। 1857 का विद्रोह भी नियोजित नहीं था पूरी तरह से, बस जैसे चीज़ें हुई, हो गई। लेकिन यहाँ पर लोग समझ गए थे कि नियोजित कार्यक्रम लाएँगे तो चीज़ें हो जाएँगी। वहीं व्यवस्था बदल गई भारत की। 1857 से पहले हम ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन रहा करते थे। 1857 में सीधा क्राउन का शासन लागू हो गया और हम लोग सीधा ब्रिटेन सरकार के अधीन पहुंच गए, सारी व्यवस्था उसके अकॉर्डिंग चली। भारत में इसको गवर्नर जनरल कहा जाता था, उसका पदनाम अब वायसराय भी कर दिया गया था। प्रत्यक्ष ब्रिटिश क्राउन शासन की स्थापना हो गई भारत में और उसके बाद भारतीयों को ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ाई में एकजुट करने का कार्य भी इसी विद्रोह ने किया। मैं आपको बता चुका हूँ, पूरी तरह से विफल इसको हम लोग नहीं मान सकते। काफ़ी भूमिका रही आने वाले समय में आंदोलनों को तैयार करने में इस विद्रोह की।
ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से थी छोटी सी कहानी इस विद्रोह की, यहाँ से कहानी शुरू होती है, चीजें आगे बढ़ती हैं और आगे बढ़ते फिर हम लोग देखते हैं 20वीं शताब्दी में हुई कुछ प्रमुख घटनाओं को। जैसे स्वदेशी आंदोलन होता है, बंगाल विभाजन हुआ था, लोगों को बड़ा बुरा लगा। बंगाल में काफी अच्छे से राष्ट्रवाद उभर रहा था, एकता देखने को मिल रही थी, लेकिन अंग्रेजों को यह पसंद नहीं था, तो अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की नीति लागू की। तत्कालीन कारणों में यह भी शामिल था कि हम चाहते थे कि हम अपने ही उद्योगों को जीवित करें। दरअसल अंग्रेज ना हमारे पश्चिमी सभ्यता को थोप रहे थे, पश्चिमी संस्कृति को थोप रहे थे। हम चाहते थे कि हम अपनी चीजों में रहें। ऊपर से आपने बंगाल विभाजन की घोषणा भी कर दी। अब यहाँ पर मौका मिल गया कि भाई आप एकता को भी कमजोर कर रहे हो, आप हमारे उद्योगों को भी कमजोर कर रहे हो, हम दोनों को ही जिंदा करना चाहते हैं, यानी कि बंगाल को एक साथ देखना चाहते हैं और अपने उद्योगों को आगे देखना चाहते हैं। लोगों ने इस मामले में आगे आकर के भूमिका निभाई और स्वदेशी आंदोलन शुरू कर दिया। इस आंदोलन की दो मुख्य बातें थी। पहली खास बात तो इसके अंदर यह थी कि हम स्वदेशी को अपनाएंगे, दूसरा विदेशी का बहिष्कार करेंगे, और पूरे देश में यही लहर दौड़ रही थी, स्वदेशी और विदेशी का बहिष्कार, स्वदेशी और बहिष्कार, यही सब कुछ चल रहा था। पूरा देश एक साथ हुआ, अलग अलग जगहों पर विदेशी चीजों का बहिष्कार किया गया और भारतीय चीजों को स्वीकारने पर बल दिया गया। यह इसके प्रमुख कार्यक्रम थे और ऐसे ही पूरे देश भर में कार्यक्रम चले। काफी सफलता मिली, चीजों को रोक लगाई गई और अंग्रेजी सरकार ने भारतीय लोगों की चीजों को समझा। तो एक महत्वपूर्ण संघर्ष माना जाता है यह भी स्वदेशी आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह अपने आप में बहुत खास इसलिए है क्योंकि यह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था भारत में आने के बाद में। महात्मा गांधी की छवि अब यहाँ से उभरनी और ज्यादा शुरू हो जाएगी क्योंकि आप चंपारण सत्याग्रह के अंदर सफल प्रदर्शन कर देंगे और यहाँ से हम लोग देखेंगे कि महात्मा गांधी का युग भी शुरू हो जाएगा। अब जितने भी आंदोलन होंगे उन सबके लीडर महात्मा गांधी होंगे। इससे पहले अलग अलग लीडर अलग अलग बातें करते थे, अलग अलग जगह आंदोलन करते थे। अब महात्मा गांधी आंदोलन चलाना शुरू करेंगे और पूरे देश के लिए कुछ खास आंदोलन चलाएंगे, जिसमें असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन तीनों ही शामिल है, तीनों ही प्रमुख है। चंपारण सत्याग्रह अप्रैल 1917 में हुआ। इस दौरान एक किसान रामचंद्र शुक्ल थे, इन्होंने गांधी जी को बुलाया बिहार के चंपारण में क्योंकि किसान बहुत अधिक परेशान थे अंग्रेजों की नीतियों से। अंग्रेज इनसे नील उगवाया करते थे। इसको 3 कठिया बंदोबस्त भी कहा जाता है क्योंकि किसानों को जमीन के प्रत्येक बीघा के लिए 3 कट्ठा नील की खेती करने पर बाध्य किया जाता था, जबरदस्ती खेती कराई जाती थी। तो महात्मा गांधी पहुंचे, सविनय अवज्ञा असहयोग के रूप में यहाँ आंदोलन किया, यानी कि कहा कि अंग्रेज जो काम करने की कह रहे हैं हाथ जोड़ के मना कर दो, हथियार नहीं उठाना है, लाठी नहीं उठानी है। उन्होंने कहा कि भाई नील की खेती करो, नहीं करना चाहते हाथ जोड़ के मना कर दो कि जी साहब हम नहीं करेंगे। असहयोग करो तब जाकर के चीजें बचेंगी होंगी। महात्मा गांधी एक लीडर के रूप में उभरे, चीजें संभाली और बाद में एक बड़ी सफलता मिली और महात्मा गांधी की छवि यहाँ से भारत में बढ़ना शुरू हो गई। कुछ और कारण जो थे इसके लिए, किसानों को बहुत कम मजदूरी भी दी जाती थी, बहुत ही दयनीय स्थिति में थे। विशिष्ट फसलें उगाने की बाध्यता यहाँ पर कर दी गई थी, खासतौर पर नील के लिए। दमनकारी नियम थे और करों का बोझ बहुत ज्यादा था किसानों के ऊपर, किसान परेशान थे इन चीजों से। बहुत लाभ मिला इस आंदोलन से, आंदोलन सफल हुआ, सरकार की दमनकारी 3 कठिया प्रणाली को वापस ले लिया गया। सत्याग्रह भारत के फिर आंदोलन में मुख्य बन जाएगा। अब आने वाले समय में जितने भी आंदोलन होंगे वह सब सत्याग्रह, असहयोग इसी पे ही आधारित होंगे क्योंकि अब यहाँ से सीख ले ली गई चीजों की कि हाँ, इसके माध्यम से आप सफल आंदोलन कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि महात्मा गांधी ने अहमदाबाद और खेड़ा में भी आंदोलन किए, सत्याग्रह चलाए, दोनों जगह सफल हुए। अब महात्मा गांधी बड़ा प्रदर्शन करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन के रूप में 1920 से 22 तक चला था। असहयोग आंदोलन की स्थिति हम सभी को पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, काफी दिक्कतें थी और महात्मा गांधी को कहा जा रहा था कि एक बड़ा आंदोलन करो, देश को जोड़ो, देश को एक साथ लेकर के चलो, तभी कुछ होगा वरना नहीं हो पाएगा। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन के साथ साथ चलाया क्योंकि उस समय तुर्की के खलीफा की सत्ता भी पलट दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, तो चीजों को मर्ज किया गया, एक प्रकार से हिंदू मुस्लिम एकता का प्रदर्शन भी किया गया। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी के सेम प्रोग्राम रहे, यानी कि अंग्रेजों को सहयोग नहीं करना है, उनके कार्यों में साथ नहीं देना है, विदेशी वस्तुओं को नहीं खरीदना है, यानी कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, आप पढ़ाने नहीं जाएंगे, सरकारी संस्थाओं में नहीं जाएंगे, पूरी तरह से असहयोग की नीति अपनानी है, साथ साथ भारतीय वस्तुओं का ही उपयोग करना है, टैक्स भी नहीं देना है। ये सब चीजें इस पूरे के पूरे आंदोलन के कार्यक्रम में थी। तो सरकारी संस्थाओं के बहिष्कार के माध्यम से ब्रिटिश शासन को कमजोर करना, क्योंकि महात्मा गांधी मानते थे कि हम ही लोग सहयोग कर रहे हैं अंग्रेजों को भारत में राज करने के लिए, अगर हम सहयोग ना करें तो चीजें अंग्रेजों के फेवर में नहीं जाएगी। तो इसीलिए मामला इसी प्रकार का है कि सहयोग ना करो तभी सब कुछ बचते हुए चलेगा। लोगों को कहा गया स्वदेशी सिद्धांतों को अपनाओ, कताई बुनाई करो, और साथ साथ यहाँ पर कुछ सामाजिक कार्य भी हुए, जैसे कि भारत में जाति व्यवस्था बहुत चल रही थी तो सबको जोड़ा गया, अस्पृश्यता की भावना को खत्म करने पर बल दिया गया,
लोगों को एक साथ एक जगह पर एक मंच पर लाने का कार्य किया गया। यह सब कुछ हुआ था असहयोग आंदोलन में और चीजें काफी सफल भी हुई। महिलाओं ने भी बहुत अच्छी भूमिका निभाई यहाँ पर। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाओं से प्रज्वलित हुआ था, जैसा कि आपको बताया। बाकी और सभी कारण रहेंगे, क्योंकि अंग्रेज भारत में आर्थिक शोषण कर रहे थे। लोगों के मन में अंग्रेजी सरकार के प्रति असंतोष था। राष्ट्रवादी उत्साह लोगों के मन में चल रहा था कि भगाना है, विरोध करना है, चीजें अच्छी नहीं चल रही है। और भारत के लोगों का अंग्रेजी सरकार से राजनीतिक मोहभंग भी हो चुका था, यह हम देखते हैं। तो इस प्रकार की चीजें चलती हैं। तो ये सभी कारण बने और कारणों की वजह से एक अच्छी स्थिति हम लोगों ने देश भर में देखी कि पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ अंग्रेजों के विरुद्ध। ये एक बड़ी सफलता थी। महात्मा गांधी के नाम पर, उनके कहने पर जब सभी लोग, पुरुष स्त्री किसी भी जाति के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, आप खड़े हो जा रहे हैं, ये महात्मा गांधी की भी बड़ी सफलता है, आंदोलन की भी बड़ी सफलता है। हालांकि सब कुछ अच्छा चल रहा था। कांग्रेस ने यहाँ स्वशासन या स्वराज की मांग भी रख दी थी कि हमें स्वराज चाहिए। महात्मा गांधी भी कहते थे स्वराज चाहिए। सब कुछ ठीक था। लेकिन फरवरी 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड हो जाता है। लोग शांतिपूर्ण जुलूस निकालने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन पुलिस की एक टुकड़ी से लोगों की मुठभेड़ हो जाती है। पुलिस की टुकड़ी से मुठभेड़ ऐसी होती है कि पुलिस वाले अपनी जान बचाने के लिए पुलिस चौकी में अपने को बंद कर लेते हैं, लेकिन लोग नहीं मानते और पुलिस चौकी में ही आग लगा देते हैं। पुलिस वालों की इसमें जल करके मृत्यु हो जाती है। महात्मा गांधी तक खबर आती है कि जी चौरी चौरा में ऐसी घटना हो गई। तो इसके बाद महात्मा गांधी को बड़ा दुख होता है। वो कहते हैं कि मैं हिंसा का समर्थन ही नहीं करता, अहिंसा से आंदोलन चलाना था, पुलिस वालों को मारा गया है, ये हिंसा है। महात्मा गांधी ने दुख जताया, दुख जता के कहा कि मैं असहयोग आंदोलन को वापस लेता हूं। हालांकि यह आंदोलन अपने शिखर पे था, पीक पे माना जा रहा था इस समय, और ऐसा माना जा रहा था कि आंदोलन वापस नहीं लेते महात्मा गांधी तो जल्द ही आजाद हो जाते हम लोग। लेकिन महात्मा गांधी ने किसी की नहीं सुनी। लोगों ने समझाया भी कि अभी वापस मत लीजिए। महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं, मैं वापस लूंगा, क्योंकि हिंसा का प्रयोग हो रहा है, मैं इसका समर्थन नहीं करूंगा। आंदोलन वापस ले लिया, पूरा देश शांत हो गया और वापस से सारी चीजें अंग्रेजों के अधीन ही चलने लग गई। अब चीजें थोड़ी थोड़ी शांत शांति चलेगी, क्योंकि गैप हो जाएगा। 1922 में आपने आंदोलन वापस लिया था। अब अगला आंदोलन देखेंगे 1930 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, पहली बात तो यह थी कि एक लंबा समय हो गया था, 8 सालों का गैप हो गया। 8 सालों तक आप राजनीति में शांत बैठे हुए हैं, कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं, अंग्रेजों का विरोध नहीं कर रहे हैं, अंग्रेजों के सामने खड़े नहीं हो रहे हैं। बाकी सब नेता जानते थे कि भारत को एक करने का कार्य सिर्फ ये एक आदमी ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। बाकी लोगों की बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि लोगों की आस्था महात्मा गांधी के प्रति है। सबने कहा महात्मा गांधी से कि भाई आंदोलन शुरू करो। महात्मा गांधी ने चीजों को समझा, कैसे कैसे हो सकता है, तो उसी के लिए सारा का सारा कार्यक्रम निर्धारित हुआ। अंग्रेजों के सामने मांगे रखी गई, अंग्रेजों ने मांग नहीं मानी। हालांकि महात्मा गांधी ने मांग ही ऐसी रखी थी कि महात्मा गांधी को पता था कि नहीं स्वीकारेंगे। तो उसी वजह से हम यह देखते हैं कि इनकी जो मांगे थी अस्वीकार हुई। उन्होंने पहले कह दिया था कि अस्वीकार करोगे तो मैं दांडी मार्च करूंगा, क्योंकि नमक पे टैक्स लगा रखा है। नमक जरूरी वस्तु, मुख्य आधार था इनकी मांग का कि नमक से टैक्स को हटाया जाए, लोगों को नमक बनाने की इजाजत दी जाए। अंग्रेज कह रहे थे नमक हम ही बनाएंगे और कर बड़ी मात्रा में वसूलेंगे। नमक महंगा हो रहा था, घर घर की जरूरत थी। महात्मा गांधी ने मांगों के अंदर नमक को आधार बनाया और आधार बना करके मांग प्रस्तुत की। अंग्रेज नहीं माने। महात्मा गांधी ने कहा ठीक, कोई बात नहीं। 12 मार्च 1930 को गांधी जी साबरमती आश्रम से निकले, गुजरात के तटीय गांव दांडी तक गए, पदयात्रा करके अपने साथ कुछ खास लोगों को लेकर के गए। सुबह सुबह इन्होंने समुद्र तट के किनारे नमक बनाया और नमक कानून को भंग कर दिया। नमक कानून भंग हुआ तो उसके बाद यह काम सिर्फ यहीं ही नहीं, बाकी और जगह पर भी होने लगा। नमक कानून भंग करने के साथ ही महात्मा गांधी ने देश भर में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की घोषणा कर दी। यानी कि इन्होंने साफ साफ कहा कि आप सिविल डिसोबीडियंस को फॉलो करेंगे, हाथ जोड़कर मना करने की नीति अपनाएंगे। बाकी इसके अलावा सहयोग करना नहीं है, भारतीय चीजों का ही प्रयोग करना है और विदेशी का बहिष्कार करना है। यह सभी चीजें याद रखना, सभी अंग्रेजी संस्थाओं को छोड़ देना है, ये सारा काम आपने करना है। सब कुछ हुआ यहाँ पर, ये हम लोग देखते हैं। तो आंदोलन काफी अच्छा चला था। ये भी 1928 के साइमन कमीशन का भी विरोध किया जा रहा था लगातार, तो एक कारण वह भी बन गया। क्रांतिकारियों की गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई थी, एक कारण वो भी बना हुआ था। हालांकि क्रांतिकारियों के मामले में लोगों के मन में गुस्सा था, महात्मा गांधी के मन में नहीं था। महात्मा गांधी यह कहते थे कि उन्होंने हिंसा का प्रयोग किया है, बाकी लोग कहते थे क्रांतिकारी हैं, हमारे देश के लड़के, इनको बचाना है। महात्मा गांधी ने कहा कि हिंसावादी है। बड़ा विवाद रहता था महात्मा गांधी का, हिंसा अहिंसा। महात्मा गांधी हिंसा अहिंसा के चक्कर में ये भी भूल जाते थे कि हमारे सिद्धांत क्या है या कौन सही कौन गलत कर रहा है। वो सब चीजें छोड़ देते थे, बस ये कहते थे कि अहिंसा होनी चाहिए, हिंसा होगी तो चाहे काम सही हो रहा हो, वो सही काम को भी गलत मानेंगे। क्योंकि ये कहते थे कि देखिए
साधनों की पवित्रता भी मायने रखती है साध्य की प्राप्ति में। आपका साध्य पवित्र है मैं मानता हूँ, लेकिन साधन भी पवित्र होने चाहिए, तभी चीजें अच्छी होंगी। अगर साधन पवित्र नहीं है तो आपका साध्य भी अपवित्र हो जाएगा, ये इनका कहना था। तो आंदोलन इन्होंने चलाया, सविनय अवज्ञा, काफी अच्छी चीजें रही। गोलमेज सम्मेलन वगैरह चले थे, महात्मा गांधी के साथ बैठा गया, बातचीत हुई थी बाद में। उसके बाद हम देखते हैं कि गोलमेज सम्मेलनों में चीजें जब बुलाया गया महात्मा गांधी को, पहले गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में आने की बातचीत की गई इनसे कि हाँ जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में आप भाग लेंगे। तो महात्मा गांधी ने गांधी इरविंग समझौता कर लिया, यानी खुद बैठे लॉर्ड इरविंग के साथ में, और लॉर्ड इरविंग ने महात्मा गांधी की कई बातें मानी। अच्छा खासा आंदोलन चल रहा था। महात्मा गांधी ने इरविंग के साथ मिलकर के चीजों को खत्म कर दिया, यानी कि समझौता कर लिया। समझौते में शामिल था कि सरकार आपकी बात मानेगी और आप आंदोलन को खत्म कर देंगे और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में आएंगे। महात्मा गांधी ने आंदोलन खत्म कर दिया समझौते के तहत और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में चले भी गए। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए तो महात्मा गांधी को लगा कि ये तो निष्कर्ष पूर्ण ही नहीं रहा, पूरी तरह से गलत था। अब इस आंदोलन को महात्मा गांधी ने माना कि भाई सभी चीजें खराब हो गई। महात्मा गांधी देश में वापस आए और आकर के दूसरा चरण शुरू कर देते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन का, लेकिन लोगों में अब उत्साह खत्म हो गया था। लोगों को पता लग गया था कि महात्मा गांधी बार बार चीजें गड़बड़ कर रहे हैं। आपने पहले असहयोग में भी यह किया, सविनय अवज्ञा में भी यह किया, पूरा देश एक साथ खड़ा था, सभी चीजें बिल्कुल मिलजुल के चल रही थी, आजादी मिल सकती थी। समझौता कर लिए, चीजें खराब कर दी आप। दूसरा चरण शुरू हुआ, बहुत अधिक लाभदायक नहीं रहा, तो चीजें फिर बाद में समाप्त कर दी गई। अब आंदोलन यह भी समाप्त हुआ, यानी कि बहुत अधिक लाभ इससे नहीं मिला जो चाहते थे। तो आगे अब अगले आंदोलन की तरफ बढ़ना पड़ेगा, भारत छोड़ो आंदोलन। अंतिम आंदोलन इसको माना जाता है, 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। महात्मा गांधी से रिक्वेस्ट की गई, तब महात्मा गांधी ने यह आंदोलन भी शुरू किया था, वरना महात्मा गांधी राजनीति में शांत ही बैठ गए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद। स्थिति वही थी, देश भर में ब्रिटिश शासन चल रहा था, लोग असंतोष थे, वही चीजें हैं। महात्मा गांधी ने कहा करो या मरो, अब काम खत्म करो। इस दौरान नारा दिया गया था अंग्रेजों भारत छोड़ो, इसी वजह से इसको भारत छोड़ो आंदोलन कह दिया जाता है। क्रिप्स मिशन की समाप्ति या मिशन के अंतिम निर्णय पर ना पहुंचना था, यह इसका तत्कालीन कारण था। और वहीं दूसरे विश्व युद्ध के अंदर भारत को शामिल करने की घोषणा कर दी गई थी अंग्रेजी सरकार के द्वारा। हम लोग शामिल नहीं होना चाहते थे। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था, भारत की घोषणा कर दी अंग्रेजी सरकार ने कि भारत भी युद्ध में शामिल है। भारत के लोग बड़ा गुस्से हुए, नाराज हुए कि आप लोगों ने हमसे बातचीत ही नहीं की, ये तो गलत है, हम युद्ध करना ही नहीं चाहते थे, हमारी स्थिति ही नहीं है, लेकिन आप करवा रहे हैं, भारत को आने वाले समय में परेशानी होगी। दिक्कतें हुई, असहयोग भारत छोड़ो आंदोलन के लिए एक दूसरा कारण यह भी बन गया। तो इसी के तहत आंदोलन शुरू हुआ, चीजें चली। अन्य कारण, अब हमें स्वराज नहीं चाहिए, डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए पूर्ण स्वतंत्रता। ब्रिटिश विरोधी भावना बहुत प्रबल हो गई थी और विश्व युद्ध के कारण हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब चाहिए था कि अंग्रेज जाओ, हमें हमारी जिंदगी जीने दो और हमें हमारा देश हमारे हिसाब से चलाने दो। विरोध हुआ और इसी विरोध के प्रदर्शन के कारण अंत में देखते हैं कि हाँ, भारत को फिर आजादी मिलती भी है, चीजें सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है। ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया बहुत तेज और कठोर रही दमन करने के मामले में, लेकिन आंदोलन शुरू होने के अगले ही दिन गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, इन सभी के साथ साथ भारत के लगभग 1 लाख से ज्यादा समर्थकों और नेताओं को इन्होंने गिरफ्तार किया, जेल में डाल दिया। पूरे देश में प्रदर्शन चल रहे थे, हड़तालें चल रही थी, सविनय अवज्ञा असहयोग की नीति को अपनाया जा रहा था। ये सब कुछ चलने के साथ साथ ही चीजें आगे बढ़ रही थी, लेकिन बढ़ने के साथ साथ ही अंत में हमने देखा कि 1947 में आकर के देश आजाद होता है। इन सभी संघर्षों के बाद यह देखा जाता है कि फिलहाल अंग्रेजी सरकार भारत छोड़ने पर मजबूर हो जाती है। लॉर्ड माउंटबेटन को 30 जून 1948 तक भारत को सत्ता हस्तांतरित करने का आदेश दे दिया जाता है ब्रिटिश संसद के द्वारा। घोषणा हो जाती है, सभी चीजें माउंटबेटन घोषणा के तहत चलती है। बोला जाता है कि सत्ता हस्तांतरित होगी, कुछ चीजें निर्धारित कर दी गई, कहा गया कि आपको अपना संविधान बनाना होगा, चीजें व्यवस्थित करनी होगी। यह भी कहा गया कि भारत और पाकिस्तान नाम के दो अलग अलग देश उस समय वैश्विक मानचित्र पर उभरेंगे, क्योंकि हम पहले आजादी चाहते थे, लेकिन भारत के अंदर सांप्रदायिक भावना की वजह से विभाजन भी हुआ और भारत तो आया, लेकिन भारत के साथ साथ पाकिस्तान नाम का भी एक देश आया जो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में उस समय जाना जाता था। हालांकि इस समय भारत में 565 रियासतें थी, जिनको बोला गया कि आपकी मर्जी है, चाहो तो पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, भारत में शामिल हो जाओ, या फिर स्वतंत्र रह लो, आपकी छूट है। वो तो फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रयास किए, तब जाकर के रियासतें भारत में आकर के मिली। अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है, सत्ता हस्तांतरित हो जाती है, अंग्रेज देश छोड़ के चले जाते हैं और भारत का माहौल स्वतंत्र हो जाता है, हम लोग खुली हवा में सांस लेते हैं। हालांकि यह आजादी हमें
बहुत ही अच्छी नई रूप में मिली थी, क्योंकि भारत की जनता गरीब थी, पीड़ित थी, शोषित थी। भूमि सुधार लागू करने थे, शुरुआत में ही सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं, पाकिस्तान कश्मीर पे हमला कर देता है। ये बहुत सारी शुरुआती समस्याएं थी, लेकिन हमारे नेता समझदार थे, चीजों को मैनेज करना जानते थे। संविधान भी बना, देश गणतंत्र भी हुआ, और आज तक भारत का लोकतंत्र पूरी तरह से जीवित है, अखंडित है। साथ साथ हमारा गणतंत्र अखंडित है, हम आज भी पूरी तरह से संप्रभु बने हुए हैं, आने वाले समय में भी रहेंगे, क्योंकि भारत का संविधान बहुत ही मजबूत है, चीजें बहुत ही अच्छी हैं। तो यही थी हमारी आज की पूरी स्वतंत्रता प्राप्ति की कहानी। कैसी लगी कहानी कम में बताई है, समय को ध्यान में रखते हुए, लेकिन सारी महत्वपूर्ण बातें आपके साथ साझा कर दी गई हैं। और सभी लोग ध्यान रखिएगा, चीज़ें पसंद आई है तो बाकी साथियों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाइएगा। बाकी ऐसी बातों के लिए बने रहें संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे। आगे फिर अगली कुछ वीडियो में कुछ नई बातें की जाएंगी, और ऐसी चीज़ों को जानते समझते हुए आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे। लेकिन आज के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।